नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब देखेंगे कि देखिए, अगर देखा जाए हिंदी में तो इसको बोला जाता है संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन तो ये कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। मोस्टली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ऐसा परिपथ या रेजिस्टेंसेस का संयोजन जिसमें सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो, तो इसे बोला जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बात करें हिंदी की तो इसे बोला जाता है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन इसे बोला जाता है समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। श्रेणी समांतर संयोजन तो देखिए रेजिस्टेंसेस अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो मोस्टली इसी से पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा सिंपल टॉपिक नहीं पूछेगा, सिंपल सवाल नहीं पूछेगा कि आपको पूछ देगा कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में दिए गए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो ITI लेवल में भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो वो लोग इस इग्नोर करते हैं कि इतने छोटे क्वेश्चंस को ये बच्चे कर लेंगे, कक्षा 4वीं और 5वीं के बच्चे भी कर लेंगे। सीरीज और पैरेलल का वो लोग करते क्या हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं। किसका? सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले लेकिन समझना ज़रूरी है, जो बेसिक है, पहले सीरीज समझना ज़रूरी है, फिर पैरेलल समझना ज़रूरी है। जब आपको सीरीज और पैरेलल समझ में आ जाएगा तो उसके बाद सीरीज और पैरेलल भी आपको आ जाएगा। ये पूरी के पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा आपके प्रैक्टिस पे। देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग अच्छे से। और ये न्यूमेरिकल टॉपिक में एक अलग से वीडियो होगा, न्यूमेरिकल पे वीडियो सेशन होगा। उस वीडियो के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्बिनेशन से, और वो सारे क्वेश्चन जो विगत सालों में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसके साथ साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, उन पे भी हम लोग फोकस किया जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं रिलेटेड टू सीरीज पैरेलल, तो उनको भी हम लोग देखा जाएगा। लेकिन इन सब को देखने से पहले आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। इनका एक छोटा सा डेरिवेशन है दोनों के डेरिवेशंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका इक्विवेलेंट मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज संयोजन के बारे में। श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है कि रेजिस्टेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है। सपोज ये टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल B है। इसका मान हमने माना R1 है, R1 ओम्स में इसका मान होगा। दूसरा एक
प्रतिरोध है, सी से डी, इसके जो दोनों टर्मिनल हैं सी और डी हैं, इसका जो मान है R2 है। इसी तरह एक तीसरा संयोजन है, इसका मान, तीसरा प्रतिरोध है, इसका मान क्या है R3 और Mn। इसी तरह कई सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमने एक यहाँ पे लास्टली एक रेजिस्टेंस का मान हमने दिया है XY और इसका जो मान है वो Rn है। तो इनको श्रेणी में कैसे संयोजित करेंगे? तो देखिए, श्रेणी में संयोजित करने में क्या किया जाएगा, इनके इंड टर्मिनल्स को अगर मिला दिया जाए, देखिए कैसे मिलाएंगे, इस टर्मिनल को इससे मिला दीजिए, इस टर्मिनल को ऐसे मिला दीजिए, इस टर्मिनल को ये कहीं से मिलेगा और ये टर्मिनल ऐसे यहाँ से मिलेगा। तो ये सारे टर्मिनल्स मिल गए। अब इनको ऐसे स्ट्रेट कर दीजिए। तो स्ट्रेट करने पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, देखिए वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का आएगा। तो ये जो है A पॉइंट है और ये Y पॉइंट है, यहाँ पे X होगा, ये N होगा, यही पॉइंट ये M भी होगा और D भी होगा, ये पॉइंट B भी होगा और C भी होगा। B C को हमने मिला दिया है, D और M को मिला दिया है, इसी तरह N के बाद जो होगा उसको मिला दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका श्रेणी संयोजन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, R1 थी, इसकी वैल्यू R2, इसकी वैल्यू R3 और इसकी वैल्यू Rn। इस तरीके से किया जाता है, श्रेणी में संयोजित किया जाता है रेजिस्टेंसेस को। आइए देखते हैं इनका जो इक्विवेलेंट मान होगा वो कितना आएगा और किस तरीके से उसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे निकलेगा, ये इसको देखते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा कि श्रेणी संयोजन में क्या होता है। अगर देखिए इसको हम एक सप्लाई से जोड़ दें, सप्लाई यानी EMF से जोड़ दें इसको, मान लीजिए V वोल्ट का एक EMF है, इससे हमने जोड़ दिया और इसमें जब जोड़ा तो क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी, करंट I, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, क्या, करंट I। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या चीज़ें हैं आइए देखते हैं। द करंट विल, या ऐसे आप इसको कह सकते हैं, सेम करंट, द सेम करंट विल flows through each resistances। प्रत्येक, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होगी। सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द वोल्टेज ड्रॉप across each element is different। एलिमेंट का मतलब ये हुआ
रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंस। सभी प्रतिरोधों, ऐसे लिखे हैं हम लोग, ऐसे इसको देख सकते हैं, सभी तत्वों के क्रॉस, सभी तत्वों के सापेक्ष भिन्न वोल्टता होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सभी तत्वों के सापेक्ष भिन्न वोल्टता होगी। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है। The sum of all voltage drops across each element is equal to the supply voltage। देखिए इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष सभी तत्वों के सापेक्ष वोल्टता सप्लाई वोल्टेज के सप्लाई विभव के समान होगी। सभी तत्वों के सापेक्ष वोल्टता का योग, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, योग्य वोल्टता का योग समान होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये तीन चीज़ों को, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। अब इसी पे हम लोग देखेंगे, सेम करंट इसमें प्रवाहित हो रही है तो इसका प्रतिरोध कितना है? R1 ओम है, तो R1 ओम है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, चूँकि करंट जिधर से प्रवाहित होगी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। A B हम लोग इस प्रतिरोध को लेकर चल रहे हैं। देखिए ये R1 है, जब इसमें से करंट प्रवाहित होगी तो करंट हमेशा, देखिए करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्या होगा? A पॉइंट होगा, लोअर पोटेंशियल क्या होगा? B पॉइंट होगा। तो जो हायर पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, जो लोअर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसीलिए हमने इधर प्लस इधर माइनस, सेम ऐसे ही ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसी तरह ये प्लस ये माइनस। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा? V1, इसके अक्रॉस सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप V2, इसके अक्रॉस V3 और इसके अक्रॉस Vn, इस प्रकार से होगा। अब देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे VR1 होगा, ठीक है, तो VR1 का मतलब क्या हुआ? ओम्स लॉ से हम लोग देखेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो I का मान देखिए, I क्या है? सेम है, सब में I क्या है? सेम है। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1 हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और ये V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R2। ये कितना हो जाएगा? I इंटू R3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? I इंटू RN हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करेंगे, इसको मिटा देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, सभी प्रतिरोध के क्रॉस सभी प्रतिरोध में या थ्रू समान धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए इसमें भी सब में समान धारा प्रवाहित हो रही है, सब में हमने आई लिखा है, समान धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो सेम होता, लेकिन क्या है, डिफरेंट है, सबका मान डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके बाद तीसरा कह रहा है द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कितना है, V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn हो जाएगा। अब V1 का मान यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 का मान कितना था, I इंटू R1 प्लस V2 का मान कितना था, I इंटू R2 प्लस V3 का मान कितना था, I इंटू R3 प्लस Vn का मान क्या था, I इंटू Rn, ये था। अब देखिए इन सब में I देखिए कॉमन हो जा रहा है, I इन सब में क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ये बचेगा, तो ये हमारा बच गया। अब I को देखिए पक्षांतर करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी V अपान I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे V बाई I, देखिए V अपान I, V क्या है, टोटल वोल्टेज है या इक्विवेलेंट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। जो I है वो भी क्या है, देखिए इसमें I का मान क्या है, टोटल करंट, टोटल करंट। तो हम ओम्स लॉ के थ्रू जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V बाई I इज इक्वल टू R। जब ये इक्विवेलेंट है और ये भी इक्विवेलेंट है तो R भी क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए V बाई आई इज इक्वल टू, V बाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn हो जाएगा। काफ़ी आसान है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस श्रेणी में संयोजित हैं तो उनका इक्विवेलेंट मान एक प्रतिरोध के बराबर हो सकता है जब उनके प्रत्येक प्रतिरोध को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल के बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए आपसे क्वेश्चन एकदम कभी भी सिंपल तरीके से नहीं पूछता। यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया है
ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वोल्टेज का मान दिया है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान दिया है। ये 5 ओम दिया है, ये 10 ओम दिया है, ये 15 ओम दिया है, ठीक है। और ये इसका मान क्या है, R ओम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि R का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट हो सकता है, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो V अपॉन I कितना है, देखिए V कितना है 40 वोल्ट, I कितना है 1 एम्पियर। और यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, R हम ऐसे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 R2 R3 हमें क्या है, नोन है, हमें पता है। R का मान क्या है, अननोन है, ये हमें पता नहीं है। R का मान निकालना है। तो देखिए R का मान कैसे निकालेंगे, 40 इक्वल टू ये कितना हुआ, 40 इज इक्वल टू R1 कितना है 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 प्लस R। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 30 प्लस R। अब यहाँ से 30 को जब इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30 बराबर R। तो हम जानते हैं कि 40 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। R इज इक्वल टू 10 ओम। आसानी से उत्तर आ गया। तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन, इसमें देखिए ओम्स लॉ का भी प्रयोग हो गया। ओम्स लॉ पे अगर न्यूमेरिकल करना चाहें तो ये सिंपल न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ है। इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कंबाइन करने पे, रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कंबाइन करने पे कितना आ रहा है। तो अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन की, तो सपोज़ ये 2 टर्मिनल का एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं R, रेजिस्टेंस बोलते हैं A और B। इसी तरह दूसरा है C और D, इसका मान है R2। इसी तरह तीसरा है M N, इसका मान है R3। और कुछ और हैं n नंबर ऑफ संख्या x y, हमने इसको मान लिया जैसे उसमें माना था, सेम इसमें भी ऐसे ही R n। तो इनको पैरेलल में कंबाइन करना है, इनको समांतर में संयोजित करना है। तो जब इनको समांतर में संयोजित करना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक टर्मिनल एक एंड पे मिला देंगे। कोई भी टर्मिनल क्या होंगे, एक टर्मिनल एक एंड पे और दूसरे टर्मिनल क्या करेंगे, दूसरे एंड से ऐसे मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक समांतर संयोजन हो जाएगा। हम अल्टरनेट नहीं मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सभी के एक सिरे, सभी प्रतिरोध के एक सिरे एक बिंदु पे मिला दिए और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पे मिला दिए। तो इस प्रकार से जो बना हुआ कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कॉन्सेप्ट क्या है। ये है R1, ये है R2, ये R3 और ये Rn। यहाँ से हमने इसको एक सप्लाई दे दिया। किस प्रकार का सप्लाई, देखिए हम लोगों ने हम बात कर चुके हैं, पुराने वीडियो आप देखिए। तो डीसी सप्लाई माना 20 वोल्ट का डीसी सप्लाई हमने दिया। अब इसमें करंट प्रवाहित हो रही है I। इसके भी कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ नियम हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आइए देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट का मतलब यहाँ आप समझेंगे रेजिस्टेंस है। एलिमेंट इज डिफरेंट। सभी एलिमेंट के थ्रू जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हिंदी में भी लिख लेंगे इसको। तत्वों में असमान धारा प्रवाहित होगी। सभी तत्वों में असमान धारा प्रवाहित होगी। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नियम ये कहता है कि द वोल्टेज across each element is same। अब सेम कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो सभी तत्वों के सापेक्ष समान विभव होगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि द सम ऑफ ऑल करेंट्स इज इक्वल टू द सप्लाई करंट। सभी तत्वों में बहने वाली धारा सप्लाई धारा के समान होगी। सभी तत्वों में बहने वाली धारा सप्लाई धारा के समान होगी। सभी तत्वों में बहने वाली धारा सप्लाई धारा के समान होगी। तो इनके बेसिस पे आइए हम लोग कुछ इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो सभी तत्वों में क्या होगा, असमान धारा। इसमें धारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें IN। सभी प्रतिरोधों के समान सापेक्ष वोल्टता क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा, इसके सापेक्ष भी V होगा, इसके सापेक्ष भी V होगा।
आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। चूँकि सारी धाराएं सप्लाई धारा के बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ V क्या है, सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, समान है, सबके सापेक्ष वोल्टता समान है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, V अपान R2 प्लस V अपान R3 प्लस डॉट 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 V अपान RN, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए V सब में क्या है, कॉमन है, तो V को कॉमन ले लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान RN हो जाएगा। V को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I बाई V इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान RN, ये हो जाएगा। अब I बाई V हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो I बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, V बाई I इज इक्वल टू क्या है, R है। तो I बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R हो जाएगा। तो यहाँ पे I बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान R। तो देखिए I क्या है, टोटल करंट है, और V क्या है, टोटल वोल्टेज है। तो R भी क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान RN। ये हो गया हमारा सूत्र, निकल के आया, प्रूफ हो गया। 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 से लेके जितने भी रेजिस्टेंस लगेंगे, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं, तो 1 अपान RN तक ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 1 अपान R इक्विवेलेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर देख लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट मैं बोलता हूँ कि ले लीजिए, लेकिन सबको पता है कि स्क्रीनशॉट से कितनी पढ़ाई होती है। आज स्क्रीनशॉट और PDF के रूप में सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो क्या कोई किताब नहीं खरीदेगा? बिना किताब से मोबाइल से पढ़ना क्या पूरी तरीके से सार्थक है? नहीं है, हम नहीं कर ही नहीं सकते। तो इसलिए बुक्स का होना ज़रूरी होता है। तो आप नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक, मैं इसका आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और हर टॉपिक को एकदम आसानी से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल के अलग से लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में 3-4 टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हीं को सॉल्व करा देंगे। फिर जैसे मान लीजिए ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें ढेर सारे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उतने प्रकार के आते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के हैं जो हर प्रकार की परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। एक अलग से न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सपोज
दो प्रतिरोध आपस में श्रेणी में जुड़े हैं और इनसे समांतर में जुड़े हैं और इनसे एक और प्रतिरोध है जो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और प्रतिरोध है जो समांतर में इनसे जुड़ा हुआ है। इसका मान क्या है? इसका मान 5 ओम है और इसका मान है 10 ओम। इसका मान है इसका मान 5 ओम है और इसका मान भी आप 5 ओम रखिए। इसका 8 ओम, इसका 4 ओम। ए से बी तक है। पूछ रहा है कि ए बी के सापेक्ष आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट यानी ये सिमट के किस में आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में आ जाएगा। अभी इसको देखते हैं। तो देखिए दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में है, दोनों समांतर में है। इसके साथ साथ क्या है, ये दोनों भी समांतर में है। तो जब दोनों समांतर में हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोनों समांतर में होने का मतलब क्या, देखिए इसी से एक फार्मूला निकल के आता है। सपोज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दो प्रतिरोध हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 में क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R1 इंटू R2 होगा। अब इसमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R2 प्लस R1। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, R2 प्लस R1 इंटू R2। अगर इसको उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट्स में लिखिएगा कि दोनों का मल्टीपल, दोनों यानी इन दोनों का मल्टीपल अपान दोनों का सम। देखिए दोनों प्रतिरोधों का मल्टीपल हो रहा है और बटा में दोनों का सम हो रहा है, बराबर क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है। इसको हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग इसी मेथड से देखते हैं। तो 1/R1, इस पूरे को हम लोग 1/R1 से ले लेते हैं। तो 1/R1 अपान 1 प्लस 5 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। तो यहाँ से R1 हमारा अब क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 कितना होता है, 2.5 ओम। अब इस मेथड से अगर करें तो दोनों का मल्टीपल अपान दोनों का सम, दोनों का मल्टीपल देखिए कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 5 गुणे 5 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल अपान दोनों का सम। तो दोनों का मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 गुणे 5 और दोनों का सम 5 प्लस 5। 5 गुणे 5 कितना होगा, 25 होगा और दोनों का सम 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2.5। देखिए सेम आ गया, जितना इसमें आया उतना ही सेम। अब इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, सिंपल इसी मेथड से कर लेते हैं क्योंकि ये मेथड क्या है, सही हो गया, इस पर फिट बैठ रहा है। तो R2 इसका नाम दे दिया, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल 8 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 4 जा 32 एंड 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। हटा देंगे, 4 3 12, 4/32 कितना हो जाएगा, 3/8, सॉरी 8/3। 8/3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और बचेगा कितना, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 छके 18, 2.67 ओम। इसमें एक रिपीटेड वैल्यू आ रही है तो हम लिख देंगे क्या है इसको, 2.67 ऐसा लिख देंगे। तो देखिए ये जो
कॉम्बिनेशन है, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये दोनों का सिंप्लीफाई हुआ तो ये एक रूप में आ गया। इसको हमने बोला R1। R1 कितना आया था 2.5 2.5। अब दूसरा क्या आया था R2। R2 कितना आया था बताइए 2.67। ये R2 आया था। तो इक्विवेलेंट इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कितना होगा R इक्विवेलेंट। अब हम टोटल निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.67 कितना हो जाएगा 5.17 ओम आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कल हम इसी प्लेटफॉर्म पे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।